हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूँ। खान ग्लोबल स्टडीज़ द्वारा एक करंट अफेयर्स के नई श्रृंखला के रूप में आपके साथ हम जुड़े हैं और इसमें है क्या कि मूल हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स में नोट मेकिंग की प्रक्रिया, जैसे नोट्स बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए और उस नोट्स बनाने के क्रम में आप अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर्स के साथ कैसे इंटरलिंक करें। तीसरा, आप इसको किस तरीके से एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है और प्लस इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हैं तब किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। इसी पर हम आपके साथ एक छोटा-सा परिचर्चा करेंगे। देखिए, बेसिकली है क्या कि यूपीएससी में नंबर जो मेंस में आता है वो मुख्य रूप से आता है कि किस तरीके से आप अपना उत्तर प्रस्तुत करते हैं, आपके बॉडी पार्ट कैसे हैं और किस तरीके से आप अपने उत्तर में तर्कपूर्ण बातों को रखते हैं, उसके लिए किस प्रकार के आप डेटा का प्रयोग करते हैं, कैसे फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं और किस तरीके से अपने कंटेंट को इनरिच करते हैं और प्रश्न के डिमांड के अनुरूप रखते हैं। इस क्रम में उत्तर लेखन में और अपने आंसर में करंट के चीज़ों को, तथ्यों को और उनकी अवधारणाओं को शामिल करना एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण होता है। और साथ ही साथ ये भी चुनौतीपूर्ण होता है कि जब आप एक बार क्लास कर लेते हैं, तो क्लास करने के बाद जो आपके टॉपिक हुए हैं, उन टॉपिकों को करंट अफेयर से टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है। नहीं तो एक समय के बाद क्या होते हैं कि आपके जो नोट्स होते हैं, कुछ वो पुराने पड़ जाते हैं। कुछ तो वैसे ही रहते हैं, जहाँ पर चेंजिंग नहीं होता है, वो तो कभी पुराने नहीं होंगे। लेकिन जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है या फिर सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर नए-नए चीज़ें जुड़ती जाती है। तो इन नई चीज़ों को आप अपने नोट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, आप अपने थॉट में कैसे इसको रीबिल्ड करें या उसको इनकॉर्पोरेट करें, कैसे आंसर राइटिंग उसको प्रयोग करें, कैसे प्रीलिम्स में उसका यूज़ करें, कैसे मेंस और कैसे इंटरव्यू में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यानी एक पूरी यूपीएससी की यात्रा में करंट आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एजीएस के मैगज़ीन, जो एक क्वालिटी मैगज़ीन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इस मैगज़ीन के कंटेंट का उपयोग आप प्री के लिए कैसे करेंगे, मेंस के लिए कैसे करेंगे, इंटरव्यू में ये कैसे आपके लिए मददगार हो सकता है, और ना केवल इंटरव्यू बल्कि जो निबंध लेखन की प्रक्रिया है, एस्से लेखन की प्रक्रिया है, उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल है। निबंध मेरे समझ से वही अभ्यर्थी अच्छा लिख पाते हैं या लिख सकेंगे जिनका करंट के प्रति भी अपनी एक सोच हो और करंट पर उनकी एक अच्छी पकड़ हो और अपना अच्छा अप्रोच हो। तो आप अच्छा लिखेंगे और आपके नंबर अच्छे मिलने की संभावना रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ जो जुलाई मंथ का अपना मैगज़ीन है 2025 का, इस जुलाई मंथ के मैगज़ीन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हम टॉपिक के प्रति आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, और जब आप नोट्स बनाएँगे, इस मैगज़ीन को पढ़ के नोट्स बनाएँगे, तो आपके नोट्स में किसी टॉपिक का डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए और किस तरीके से उस नोट्स को आप प्री में यूज़ करेंगे, मेंस में यूज़ करेंगे, निबंध लेखन में यूज़ करेंगे और इंटरव्यू में कैसे आपका वो मददगार बन सकता है। ये इस सेशन का मूल उद्देश्य है। और किस तरीके से आप इस केजीएस के मैगज़ीन तक अपने आप को रीच करेंगे और इस मैगज़ीन को कैसे आप यूज़ करें अपने एग्ज़ाम के लिए, उस पर आधारित ये सेशन है, जो बहुत शॉर्ट परंतु सारगर्भित सेशन होगा। तो आप ध्यान से देखिए, हम चल रहे हैं एक टॉपिक पर, और वो जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। हमने मैगज़ीन को ही ओपन किया है ताकि आप जान सकें कि इस मैगज़ीन का ही कंटेंट है। हमने अपने तरफ से कुछ ख़ास इसमें नहीं लिंकिंग, क्योंकि मैगज़ीन में ही इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है कि अपने तरफ से इसमें कुछ ख़ास इनकॉर्पोरेट करने की कोई आवश्यकता आपको भी नहीं पड़ेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, निबंध लेखन हो या फिर आप साक्षात्कार देने जाएँगे। तो साक्षात्कार में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और दृष्टिकोण से डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक मेजर एरिया होता है, क्योंकि आपदाएँ जो हैं ना, वो सतत सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक हैं और ये कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते हैं।
जबकि हमारा ध्येय अभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो निस्संदेह ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है। तो आपकी इंटरलिंकिंग कैपेसिटी कैसे बिल्डअप हो, और यही मैंने शुरू में कहा कि आप फंडामेंटल जो आपने पढ़ाई की है उसको करंट से कैसे इंटरलिंक करेंगे और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, उस पर हम चल रहे हैं। तो एक टॉपिक है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 आया है। अब जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 आया है, इस संदर्भ में आपके पास क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए और ये आप पीटी में, मेंस में या निबंध में और साक्षात्कार में कैसे यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले जब एक टॉपिक के रूप में आप डिमांड करते हैं, तो इस टॉपिक के लिए आपके पास क्या-क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए? यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट रिसर्च। तो सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक रिपोर्ट है 2025, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है ना? जारी कौन करता है? तो एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए जारी कौन करता है? क्योंकि कोई संस्था होगी जो इस रिपोर्ट को जारी करती होगी, तो जारी कौन करता है? दूसरा आपके पास ये होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें क्या हैं? और जब हम इस रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या हैं जाएँगे, तो हमें 2 संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस मुख्य बातों में वैश्विक स्तर के लिए क्या कहा गया है, ग्लोबल स्तर पर क्या मुख्य बातें इसमें की गई है, और दूसरा आपको देखना है कि भारत के संदर्भ में, प्रॉपर भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। चूँकि रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट की बातों को हमें जानना होगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो अगला सेगमेंट होना चाहिए कि जैसे इसमें जो रिपोर्ट है और जो सुझाव है, उसमें एक आपदा प्रतिरोध की बात की गई है। तो आपके नोट्स में एक हेडिंग में होना चाहिए आपदा प्रतिरोध क्या है? और जब हम आपदा प्रतिरोध क्या है जान जाएँगे, तो फिर इस आपदा प्रतिरोध के लिए उपागम क्या है? यानी कि कोई समाज या संस्कृति एक आपदा प्रतिरोधी होगी, उसका उपागम क्या होगा? उसका अप्रोच क्या होगा? उसका दृष्टिकोण क्या हो? या फिर उसके उपाय क्या हों? तो कुछ इसमें इस पर चर्चा होगा कि आपदा प्रतिरोधी समाज, एक आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण कैसे हो सकता है? आप अपने गाँव को, अपने समाज को आपदा प्रतिरोधी कैसे बना सकते हैं, उसकी बात की जाएगी इसमें। फिर है कि भारत सरकार ने क्या इस दिशा में प्रयास किए हैं? भारत सरकार के प्रयास, यानी कि भारत सरकार के प्रयास किस संदर्भ में? तो भारत सरकार के प्रयास की बात होगी आपदा प्रतिरोध, यानी कि आपदा प्रतिरोधी भारत के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया? क्या नीतिगत प्रयास हैं? क्या संस्थागत प्रयास हैं? क्या जो है सो वित्तीय प्रयास हैं? किस तरह के प्रयास किए गए हैं? तो ये डिफरेंट एंगल में जाएगा। राजनीतिक प्रयास हो सकते हैं, आर्थिक प्रयास हो सकते हैं, राहत और बचाव के लिए हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रयास हो सकते हैं, बहुत सारे जो इसमें दिया गया है। फिर भारत सरकार के जो प्रयास हुए हैं उसमें चुनौती क्या है? चुनौती क्या है? चुनौती या सीमाएँ क्या हैं? इस संदर्भ में जब हम आपदा प्रतिरोधी समाज की बात करते हैं, तो ग्लोबल स्तर पर एक फ्रेमवर्क उभर कर आता है, जिसको हम कहते हैं सेंदाई फ्रेमवर्क। तो आपको फिर किसकी जानकारी होनी चाहिए? सेंदाई फ्रेमवर्क की जानकारी होनी चाहिए और फिर फाइनल क्या हो जाएगा? आगे का मार्ग होगा कि अगर चुनौती है भारत में, तो आगे का मार्ग क्या होना चाहिए और फिर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। तो इस टॉपिक को देखो, जब भी आप फंडामेंटल टॉपिक भी कोई पढ़ें या कोई करंट अफेयर्स का भी टॉपिक पढ़ें, तो सबसे पहले तो उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। जब हम किसी टॉपिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो आधा वो टॉपिक उसी समय तैयार हो जाता है। और अगर आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेट कर लिया, एक स्कैन कर लिया, इमेजिन कर लिया इसको, तो बस अब ये आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू सभी जगह आपके लिए उपयोगी है। जैसे आप देखो कि अगर आपसे पूछता है कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर रिपोर्ट आया है, उसको लेकर करंट में पूछा जा सकता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि हाल ही में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में क्या सही है
और क्या गलत है। तो अगर हम पढ़े हैं, अपने नोट्स में है और मैगज़ीन को पढ़े हैं, मैगज़ीन में ही है या मैगज़ीन को पढ़ के नोट्स बना लिया है, तो ये पीटी में हम आराम से कवर कर जाएँगे। इसी तरीके से अगर मेंस में भी पूछता है कि आपदा प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? और हाल ही में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, इसमें एक आपदा रोधी समाज के निर्माण के लिए किन प्रयासों को बताया गया है, उसका उल्लेख कीजिए। तो फिर आपने पढ़ा है मैगज़ीन को या आपने पढ़ के अच्छे से अरेंज कर लिया है नोट्स को, आप वहाँ से लिख लेंगे। अगर इस तरीके का कोई इंटरव्यू आप गए और इंटरव्यू में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप पढ़े हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। और अगर निबंध में कुछ इंटरलिंक विषय है, तो आप यहाँ से कंटेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई फंडामेंटल टॉपिक भी पढ़ें और कोई भी जब आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ें, उसका शुरू में इसी तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और इसमें क्या होगा कि जब आप पीटी जाएँगे, मेंस जाएँगे, कोई भी पूछेगा, यहाँ से कंटेंट पिक कीजिए और लिखिए। हम लोग जो क्लास कराते हैं फंडामेंटल में ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का या डिजास्टर मैनेजमेंट का, हमारा अप्रोच यही होता है। हम सबसे पहले टॉपिक पर आपकी अच्छी समझ बने, उसके लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि जो मैगज़ीन है हमारा जुलाई मंथ का, उसमें ये सारा चीज़ जितना हमने यहाँ पर लिखा है ना कि आपके पास इस टॉपिक के संदर्भ में इतनी बातें होनी चाहिए, तो वो सारा कंटेंट इसमें दिया गया है। इसलिए हमने क्या कहा कि ये एक क्वालिटी मैगज़ीन के रूप में उभर कर सामने आ गया है और आप जितना बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे, जितना आप इस पर दिमाग लगाएँगे, खपाएँगे, उतना आप इससे बेहतर कंटेंट निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये सामान्य अध्ययन 3 में इस पर प्रश्न भी होगा, उस पर भी चलेंगे। क्या कहता है ये रिपोर्ट? तो अब देखिए कि हाल का संदर्भ क्या है इसमें? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है। हमने यहाँ पर लिखा ना जारी कौन करता है? तो उसका उत्तर आपके बॉक्स मटेरियल में है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पीटी के स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है, संस्थाएँ का नाम बदल भी दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन-सा सही और कौन-सा गलत है। तो ये रिपोर्ट इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। अगर ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो फिर अब बात यहाँ से एक और आगे बढ़ जाता है कि इस यूएन जो कार्यालय है, कब स्थापित हुआ, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इस मैगज़ीन के अगले पेज पर है। अब आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनी कार्यालय 1999 में स्थापित हुआ। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह सेंदाई फ्रेमवर्क का संरक्षक है तथा इसके कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति की समीक्षा में देशों और समाजों की सहायता करता है। जो सेंदाई फ्रेमवर्क है, ग्लोबल स्तर पर ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर है और ये सेंदाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से लेके 2030 तक के लिए रखा गया है, जिसके आगे इसके बारे में बताया गया है। तो हम 2 चीज़ जान गए इस मैगज़ीन में कि एक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है और जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो संस्था कौन है और उसका कार्य क्या है। अब जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उसके बारे में क्या है, अन्य संबंधित जानकारियाँ हैं, तो उस रिपोर्ट के बारे में क्या है, किस तरीके से। तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे रिपोर्ट के बारे में है, फिर आप देखो कि ये जो रिपोर्ट है, इसमें वैश्विक जो एरिया है, उसके बारे में क्या कहा गया है। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये है। और चूँकि आपदा प्रतिरोध की बात है, तो फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है, वो इसमें बताया गया किस तरीके से किसी आपदा के जोखिम यानी कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है, वो जो रिस्क होए, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसका अप्रोच इसमें बताया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो है। अब ये रिपोर्ट जो इस बार जारी किया गया, इसका शीर्षक क्या है? तो रिज़िलियंस फेज़ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर, जो आपदा लचीलापन को बढ़ाने में वित्तीय रणनीति की अहम भूमिका को दर्शाता है। आपदा लचीलापन का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे संस्कृति का निर्माण कर लेना, जो आपदाओं के जोखिम को कम कर सके और यदि आपदाएँ आती हैं, तो कम से कम क्षति हो, अर्थात ये प्रकृति आधारित समाधान की ओर हमें जाने की ओर कहता है।
अब इसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है, जो सेंदई फ्रेमवर्क में कितनी प्रगति हुई है, उसका मूल्यांकन करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्र और विश्व स्तर पर क्या प्रयास होनी चाहिए, प्रयासों में क्या कमी रह गए हैं, उनके बारे में ये बताता है। अब इस रिपोर्ट में जो वैश्विक स्तर पर बताया गया है, वो क्या बताया गया है? तो आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने पहले ही कहा चर्चा में कि आपदाएँ सतत सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक होते हैं, उसी अप्रोच पर है ये। तो आपदाओं से होने वाली प्रत्यक्ष वार्षिक लागत लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जब इससे जुड़ी पारिस्थितिक और शोपानी जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसको जोड़ लिया जाए तो ये 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये वैश्विक स्तर पर आपदाओं से होने वाले जोखिम को बताता है और कई बार मैं कह चुका हूँ, अभी भी आपको कहता हूँ कि जब आप कोई बात लिखते हैं एग्जाम में, मेंस में, तो अपनी बातों को तर्कपूर्ण, सब्सटेंशियल बनाने के लिए कुछ डेटा, आंकड़े प्रयोग में होनी चाहिए और वो यदि आप इस तरीके के आंकड़े प्रयोग करते हैं जो इसमें दिया हुआ है, तो आपके उत्तर की क्वालिटी बढ़ती है और आप अधिक नंबर प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा क्या है? द्वीपीय राष्ट्रों की भेद्यता, यानी कि जो आइलैंडिक कंट्री हैं, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है आपदा के प्रति बढ़ती जा रही है और वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका अर्थ है कि उन राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक नुकसान जो रिस्क है वो बढ़ेगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो आपदा जोखिम प्रवणता के हिसाब से माइक्रोनेशिया क्षेत्र में ये कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, ये है। फिर प्रमुख आपदाओं के बारे में बताया गया है जो मानव समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज अर्थक्वेक, फ्लड, तूफान, सूखा, लू, जो पिछले 2 दशक में 95% से अधिक प्रत्यक्ष क्षति के लिए उत्तरदायी हैं, जिनमें जिनमें से कई आपदाएं रोकी जा सकती थी। और फिर है जलवायु परिवर्तन की भूमिका, यानी कि ये जो बढ़ता हुआ ग्लोबल स्तर पर आपदा है, उसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, वो है। और फिर इसमें है जोखिम न्यूनीकरण पर कम ध्यान है और आपदाओं की असमान लागत। तो अब देखिए ग्लोबल स्तर पर 5-6 पॉइंट के माध्यम से इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है। वो पहला क्या है कि आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ राष्ट्रों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, द्वीपीय राष्ट्रों की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, दूसरा पॉइंट है हेडिंग। आपदाएं कौन-कौन सी आ रही हैं और कैसे वो इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो बताया गया है तीसरे में। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस तरीके से आपदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। फिर जो है सो पांचवा, जोखिम न्यूनीकरण पर हमारा कम ध्यान है और जब किसी समाज का, किसी राष्ट्र का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर यानी डिजास्टर रिडक्शन पर कम ध्यान होगा, तो वहां पर क्षति या नुकसान क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर आपदाओं की असमान लागत, 2014 से 2023 के बीच सबसे कम विकसित देश में औसत वार्षिक आपदा मृत्यु दर प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 1.97 रही, जबकि वैश्विक औसत मात्र क्या है, ये। इसका अर्थ यही है कि आपदाओं से भी जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री हैं, जो आइलैंडिक कंट्री हैं, ये ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ ज्यादा सामाजिक आर्थिक मानवीय नुकसान हो रहा है, वो इसमें बताया गया है। तो ये आपने बता दिया। फिर इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बताया गया है। तो भारत के संदर्भ में क्या है, एक यह बताया गया कि भारत में बीमा कवरेज कम है। भारत में बीमा कवरेज 1% से कम है, जिससे जोखिम का सामूहिक वहन सीमित हो जाता है और आपदा से संबंधित जोखिमों का अधिकांश भार केंद्र सरकार पर आ जाता है। दो चीजों का मिल गया इसमें आंकड़ा आपको कि एक तो भारत में आपदा से रिस्क कवर बहुत कम है, 1% बहुत कम हो गया और जो भी रिस्क कवर है वो केंद्र के ऊपर है, राज्यों के द्वारा इसमें कोई खास प्रयास नहीं किया गया है, जो भारत में आपदा प्रबंधन में कमी की ओर भी इंगित करता है। यहाँ से एक पॉइंट आप ले सकते हैं। आर्थिक लागत बताया गया है कि आपदा आवश्यक सेवाओं को बाधित करती है और भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। जैसे साइक्लोन फानी आया, तो फिर आप यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के साथ क्या किया गया है, डेटा को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि किस तरीके से आप अपनी बातों को सब्सटेंशियली तरीके से रख पाएंगे। तो बीमा कवरेज, आर्थिक लागत की बात की गई है। फिर इसमें किसकी बात की गई है भारत के संदर्भ में, कि बड़े पैमाने पर विस्थापन, कि जैसे-जैसे आपदाएँ आ रही है, तो भारत में भी
तटीय क्षेत्र से, जो अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन है, जो लैंडस्लाइड प्रोन ज़ोन है, उस क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्र की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? जलवायु शरणार्थी। बिल्कुल एक नए टर्म है क्लाइमेटिकल रिफ्यूजी। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु शरणार्थी क्या है? और जलवायु शरणार्थी का कारण और आने वाले समय में विश्व व्यवस्था पर इसके प्रभाव को बताइए। एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ से हमने जनरेट कर लिया। तो क्या हो गया एक मेंस का क्वेश्चन? आप इसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन है कि जलवायु शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? जलवायु शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, है ना? तो जलवायु शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? ठीक। फिर है कि बढ़ते जलवायु शरणार्थी का कारण, फिर इसी प्रश्न में अगर एक पार्ट हो जाए कि जलवायु बढ़ते जलवायु शरणार्थी बढ़ते जलवायु शरणार्थी का कारण और संभावित यानी इस जलवायु शरणार्थी का संभावित प्रभावों का किसका? तो जलवायु शरणार्थी का संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो एक टर्म मिल गया और उस टर्म से क्या हो गया? एक क्वेश्चन बन गया मेंस का। उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी तरीके से जब भी आप कुछ पढ़ें ना, तो खुद से भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। जब किसी टॉपिक से आप पीटी और मेंस के प्रश्न को बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। तो ये बताया गया। फिर जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि आपदाएँ लोगों को आर्थिक नुकसान देता है, और जब आपकी परिसंपत्ति का नुकसान होगा, तो आपके रहन-सहन, खान-पान का स्तर, परचेजिंग कैपेसिटी सबकी कमी हो जाती है। फिर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है कि भारत में किस तरीके से है और किस प्रकार का होना चाहिए। इस रिपोर्ट के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में तो वैश्विक स्तर पर आपदाओं के बारे में बताया गया है, और दूसरे पार्ट में किसमें बताया गया है? भारत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब है कि जैसे हमने कहा था कि आपदा प्रतिरोध या आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है? वो यहाँ पर बताया गया है इसमें। तो जब आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ होता है कि कहीं पर जो कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई गांव, कोई भी एरिया आपदा से ग्रसित है, दुष्प्रभावित हो सकता है, तो उस समाज के, उस गांव के, उस क्षेत्र की सुभेद्यता को कम करना, यानी कि उनकी वल्नरेबिलिटी कम करना, उनके सामाजिक आर्थिक नुकसान को कम करना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सुभेद्य समुदाय पर आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना। इसका लक्ष्य क्या है? तो नए जोखिम को रोकना, यानी कि उस समाज के ऊपर नए जोखिम क्या हो सकते हैं, खतरे क्या हो सकते हैं, उसको रोकना। मौजूदा जोखिम को क्या करना? कम करना। और फिर समग्र लचीलापन जो बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट वो है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ यही होता है कि इसमें हालांकि कॉन्सेप्ट ब्रॉडर होगा। सबसे पहले हम इसमें जोखिम का आकलन करेंगे, जोखिम के कारण को जानेंगे, फिर संभावित जोखिम को कम करने के लिए हम संस्थाओं की स्थापना करते हैं, नीति का निर्माण करते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, और फिर हम मिटिगेशन का कार्य कर पाएंगे। तो प्रतिकूल दुष्प्रभाव को कम करना ही क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। अब इसमें यूएन जो आपदा जोखिम का जो रिपोर्ट है, ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि इसके अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से आपदा के बाद होने वाले खर्च में $15 तक की बचत हो सकती है। तो अब इसका अर्थ है अगर आपका मिटिगेशन का पक्ष मजबूत है, अगर आपने आपदा के संदर्भ में तैयारी अच्छी कर रखी है, तो आपदा अगर आएगा तो नुकसान कम होगा, और नुकसान कम हुआ तो आपदा के बाद जो पुनर्वास कार्य होते हैं, जिसमें सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें आपकी लागत कम हो जाएगी। इसमें अगर लागत कम है, तो कब करना होगा निवेश? तैयारी के चरण में। ये यही कहता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, न्यूनीकरण का पक्ष आपने मजबूत बनाया हुआ है, तो आपदा के बाद जो पुनर्वास का चरण होता है, उसमें आपका खर्च कम हो जाएगा। अब जो डीआरआर में निम्नलिखित रणनीतियां शामिल है। जोखिम को कम करने हेतु अवसंरचना अनुकूलन और निर्माण। अगर आपको जोखिम कम करना है, तो अगर भूकंप से कम करना है,
तो फिर रिट्रोफिटिंग तकनीकी अपनाना, शेयर बिल्डिंग का निर्माण करना, भूकंप रोधी जो अन्य तकनीकी होती है उसका भूकंप की संवेदनशीलता की जांच करना, भारत मानक ब्यूरो द्वारा जो भवन संहिता है उसका पालन करना, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना या पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को देना, बढ़ावा देना, इस तरह की चीजों को अपनाया जाएगा। पूर्व चेतावनी और त्वरित कार्यवाही प्रणाली, अगर हमने किसी आपदा के संदर्भ में पूर्व सूचना तंत्र विकसित कर लिया है, क्विक रिस्पॉन्स करने की हमारे पास क्षमता है, तो फिर हम आपदा से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक तो परिभाषा दे दिया गया है और फिर जो यूएन डिजास्टर रिडक्शन संस्था है वो इसके बारे में क्या कहता है वो इसमें बताया गया है। अब इसमें अब क्या है कि जैसे यहाँ पर आ गए, अब इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के क्या प्रयास हैं, जैसे हमने कहा कि किस तरीके से भारत में प्रयास है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में इसमें एक सबसे माइलस्टोन है, आप इसके बारे में दिया गया तो वो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है हमारे पास, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, जो आपदा के बाद राहत और बचाव के लिए कार्य करते हैं। तो फिर इसमें है कि राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना है भारत सरकार का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 है। तो इस सब के बारे में दिया हुआ है और यहाँ से आप जब भारत सरकार के प्रयासों को पूछेगा तो भी यहाँ से कंटेंट पिक कीजिए और लिखिए। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है और इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और चयनित शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई है। अब यहीं से आप देखेंगे कि सिविल सेवा में प्रायः कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है शहरी बाढ़ पर, तो यहाँ से क्वेश्चन इंटरलिंक किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में भारत में ये क्वेश्चन एक हम बना रहे हैं, भारत में शहरी बाढ़ चुनौतीपूर्ण बन गया है, है ना, बन गया है। कारणों की चर्चा करें और इसको इस करंट से जोड़ रहे हैं, अब कारणों की चर्चा करें। हाल ही में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए, अर्बन फ्लड शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए, तो ये प्रश्न जो हो गया ना, ये आधा पार्ट तो पूछ रहा है अर्बन फ्लड चुनौतीपूर्ण है, एक शब्द तो चुनौतीपूर्ण को कुछ आंकड़े से बताना है कि हाल के वर्षों में भारत में कैसे अर्बन फ्लड बढ़ा है, कुछ उदाहरण, और कैसे सामाजिक आर्थिक क्षति नुकसान हुआ है जो चुनौतीपूर्ण है, और फिर इसके कारणों पर। अब ये कह रहा है कि हाल में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए किए गए सरकारी पास, तो हाल ही में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या किया गया, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत। तो ये क्या होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसका, इसके बारे में है। फिर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के लिए जो है ना, तो भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है, इसका भी भारत सदस्य बन गया है और इसका भी भारत को बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें आपने क्या किया है कि मैगजीन में है कि आपको संक्षिप्त में एक प्रश्न के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से हर एक चीजों के बारे में बता दिया गया है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संस्थागत वित्तीय सारे प्रयास किए गए। केंद्र पर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, राज्य स्तर पर एसडीएमए है, जिला स्तर पर डीडीएमए है, ये है। अब है कि ये हम जान गए, अब है कि इस रिपोर्ट में कार्रवाई हेतु क्या कहा गया है, यानी कि अगर हम आपदा से नुकसान को कम करना चाहते हैं, आपदा शमन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके का प्री अप्रोच लेके चलना चाहिए। तो जोखिम समझ का लोकतांत्रिकरण करना,
इसका अब आप समझिए कि आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जो ग्लोबल स्तर पर बताया गया था कि आपदा के संदर्भ में क्या चुनौती है, भारत में आपदा के संदर्भ में क्या चुनौती है, वो बताया गया था। अब उन चुनौतियों से आप पार पाएँगे, निदान पाएँगे, उन चुनौतियों को कम कर पाएँगे, आपदाओं से होने वाले सामाजिक आर्थिक नुकसान को कम कर पाएँगे, उस संदर्भ में ये है। तो जोखिम समझ का लोकतांत्रिकरण और फिर उसका विश्लेषण किया गया, जो मेंस में आपसे डिमांड करता है। जोखिम निर्माण की प्रवृत्ति को तोड़ना और फिर वो है क्या, इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और कैसे हो सकता है वो इसमें बढ़ाया गया है। झटकों की पूर्व संभावना भूकंप के संदर्भ में और फिर इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया। तो आगे कैसा अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में बताया गया है। तो ये है, तो किस तरीके से इस रिपोर्ट में आगे राष्ट्र कार्य करे, एक आपदारोधी समाज, एक लिचेली संस्कृति का निर्माण कैसे हो, जोखिम को कैसे कम करना है, नुकसान को कैसे कम करना है, उसके बारे में 4-5 बिंदु सुझाव के रूप में दिया गया है। और आप मेंस में जब लिखते हैं तो यही सुझावात्मक आपके उत्तर होने चाहिए। फिर जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक के लिए है, वो भी इसमें आपके कंटेंट में मैगज़ीन में है। और आप देखेंगे कि इस पर डायरेक्ट जो सेंदाई फ्रेमवर्क है, इस पर डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है और सेंदाई फ्रेमवर्क में क्या प्रावधान होने चाहिए, ये यहाँ पर है। सेंदाई फ्रेमवर्क भारत की नीतियों से कैसे इंटरलिंक है, वो भी आपको इंटरलिंक करके इसमें बताया गया है। और जो पिछले वर्षों में एक प्रश्न पूछा गया है, वो आप यहाँ से देखिए कि आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाए? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। ये 2024 का प्रश्न है। तो इस मैगज़ीन में आप देखिए कि जो प्रश्न है एकदम बिल्कुल प्रश्न जो डिमांड है वो सारे कंटेंट इसमें है। आपदा प्रतिरोध क्या है? इसमें बताया गया है। अभी हमने आपके साथ संक्षिप्त में डिस्कशन किया। इसे कैसे निर्धारित किया जाता है वो है। फिर है कि प्रतिरोधी ढांचे का तत्व क्या होना चाहिए और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो सेंदाई फ्रेमवर्क है वो यहाँ से कंटेंट। तो बस इसीलिए हमने कहा कि आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हमें चलना है। तो ये जो मैगज़ीन है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से एक्सेस करेंगे? ऑनलाइन मैगज़ीन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा आप जो अपने यहाँ ऑप्शनल पेपर की शुरुआत हुई है, तो इंग्लिश मीडियम का जो ऑप्शनल पेपर है, आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी भी है और पब्लिक एड भी है। तो इसमें से अगर आपका कोई इंग्लिश मीडियम का पेपर है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल जो है सो मैथ पेपर है और हिंदी माध्यम में आप देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो सुजीत सर, इनके बारे में कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। पीएसआरआई संजय ठाकुर सर और हिंदी साहित्य अजय अनुराग सर पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए जो है सो ऑप्शनल पेपर भी अब बेहतर फॉर्मेट में आ चुका है। ये हमारा मंथली मैगज़ीन है और मैगज़ीन का कंटेंट कितना सारगर्भित, कितना मल्टी डायमेंशनली है, वो हमने आपको बताया और इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, फंडामेंटल से कैसे इंटरलिंक करेंगे, वो भी हमने आपको बताया। और फिर किस तरीके से आप ये मैगज़ीन आप रीच करेंगे, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, तो ये सारा है कि आप ऑनलाइन बेस पर जाकर जो है सो मैगज़ीन यूपीएससी बुक्स है, उस पर जाकर आप अपना परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप स्कैन करके भी जो है सो इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फंडामेंटल से कैसे करंट को जोड़ना है, करंट के टॉपिक का कैसे प्रारंभ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। बस इसको बना के बार-बार रिवीजन करना और चीज़ों को माइंड मैप के सहारे इंटरलिंक करना होता है कि ये पीटी में कहाँ से पूछा जा सकता है, मेंस में कैसे जाएगा, इंटरव्यू में क्या हो सकता है और निबंध में क्या जा सकता है। तो चलिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इसी तरीके से मिलेंगे आगे आपके साथ डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू है, धन्यवाद।